नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से किस गवर्नर का कार्यकाल क्या रहा, उसके टाइम पे कौन सा प्रसिद्ध काम हुआ। क्योंकि इस पर समय एग्जाम का जो पैटर्न है, जैसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस टाइम पे वायसराय कौन था। रॉले एक्ट आया था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था। जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज की क्लास में उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, आरओ की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत जल्द आपको आपके सपनों की मंजिल मिल जाएगी। तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध से अब कंपनी क्या हो जाती है, किंग्स मेकर की भूमिका में आ जाती है। इसके पश्चात 1764 में आपका क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। जबकि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। इलाहाबाद की संधि के दौरान बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। उसी टाइम पे बंगाल के पहले गवर्नर कौन बन जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बन जाते हैं। इसके बाद आपको 1773 का एक्ट आता है। 1773 के एक्ट से अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया था। द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके माध्यम से कंपनी को क्या हुआ था, दीवानी का अधिकार मिल गया था। दीवानी के अधिकार का तात्पर्य क्या होता है, वहां से राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। इसके पश्चात 1833 का एक्ट आता है। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, क्योंकि अब बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी क्या कंपनी के अधीन आ चुकी थी। इसके बाद 1858 का एक्ट आता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 का एक्ट आता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन प्रारंभ हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। कैनिंग। कैनिंग आपका भारत का पहला वायसराय बनता है। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर बनता है आपका क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। कौन कौन से एक्ट से बनता है, पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर हो गया। 1757 में कौन सा युद्ध होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद से क्लाइव आपके बंगाल का क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। 1773 के एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1858 के एक्ट से 1858 के एक्ट से कैनिंग भारत का वायसराय बन जाता है। ध्यान रखिएगा। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख गवर्नर के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, हालवेल के बारे में। इन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको डिस्कस कर लें। हो सकता है कि पीडीएफ थोड़ी सी क्लियर कम हो, क्योंकि मैंने अपने ही जो क्लास नोट्स थे उन्हीं से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट की पीडीएफ बनाई है। ये दृष्टि के जो शॉर्ट्स नोट्स के क्लास नोट्स होते हैं उन्हीं के नोट्स हैं। तो अगर आपको पीडीएफ क्लियर ना हो तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर से समझ लीजिए और नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या होते हैं, 2 बार के लिए बनकर आते हैं। सबसे पहले तो 1757 से 1760 तक बन के रहते हैं। इसके पश्चात ये पुनः 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव आपके 2 बार गवर्नर बनकर आते हैं। सबसे पहले जब 1757 में आते हैं तो बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। इन्हीं के टाइम पे कौन सा हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था।
इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने किया था। लेकिन इसके पश्चात 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लासी के युद्ध में भाग लिया था और इलाहाबाद की संधि किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट आपको 1760 में क्या होता है? एक आपकी, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक आपको काल कोठरी की त्रासदी होती है। हालवे 1760 में गवर्नर बनकर आते हैं। तो जब आपका क्या हुआ था? 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे वहां के 143 लोगों को पकड़कर एक छोटी सी कोठरी में रखा था। और अगली सुबह जब उस कोठरी को खोला गया था, तो उस कोठरी में मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। इस घटना का वर्णन किसने किया था? हालवेल नामक व्यक्ति ने कहा था। हाल ने कालना की थी कि मैं उन्हीं 143 व्यक्तियों में था जो उस कोठरी में बंद किए गए थे और अगली सुबह मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से वर्णन किया जाता है। बाद में वही व्यक्ति हालवेल क्या करता है? 1760 में गवर्नर बनकर आता है। तो 1760 का गवर्नर कौन था? हालवेल था। इसके पश्चात 1760 से लेकर 1765 तक वेंजेस्टार्ट क्या होते हैं? बक्सर का युद्ध का नेतृत्व करते हैं। जब आपका 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो रहा होता है, तो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर कौन होता है? बंगाल का गवर्नर होता है वेंसीटॉर्ट। जबकि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने बक्सर के युद्ध को नेतृत्व किया था। और इसी टाइम पे क्या होता है? आपकी एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि करने के लिए किसको बुलाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि आपके दो चरणों में होती। पहला किससे हुआ था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुआ था। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही मुगल बादशाह क्या हो गए थे? ब्रिटिश पेंशनर बनना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह को क्या होगा? 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। अब मुगल बादशाह क्या हो गए? ब्रिटिश पेंशनर बन गए। दूसरी संधि किसके साथ हुई थी? अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। एक तो अवध के नवाब ने क्या किया था इस संधि के द्वारा? 50 लाख रुपए ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े थे। दूसरा, अवध का जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र था, अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया था। ये आपकी क्या हुई थी? 1765 की इलाहाबाद की संधि, जो आप पहले पढ़ चुके थे। क्लियर हो गया? इसके बाद बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। लेकिन उस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो विंसेंटॉर्ट आपका गवर्नर था। इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बनता है। और वारेन हेस्टिंग ने ही क्या किया था? द्वैध शासन का अंत किया था। इस टाइम की आपकी 3 प्रेसिडेंसी हो जाती है कंपनी के पास, बंगाल, मद्रास और बम्बई। अच्छा बताइए, बम्बई आप कैसे मिला था? बम्बई जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार से हुआ था। तो पुर्तगाल वासियों ने दहेज में क्या दिया था? बम्बई का क्षेत्र दिया था। इस बम्बई के क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए के रूप में दे दिया था। इस प्रकार बम्बई इनको प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या बनते हैं? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। कब से कब तक रहते हैं? तो 1772 से लेकर 1785 तक। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया था। इसके साथ 1773 के एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में जो फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? इल्जा इम्पे। इल्जा इम्पे आपके क्या होते हैं? पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ वर्तमान के चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 129 में उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कैसा है? एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है? कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उस फैसले को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज अ प्रूफ रख सकती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा फैसला दिया था, तो हम भी ऐसा फैसला दे सकते हैं। समझ में आ गया?
इसके अलावा क्या हुआ था, 1773 के एक्ट के द्वारा एक तो द्वैध शासन व्यवस्था को अंत किया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। इसके अलावा चार्ल्स विल्सन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसी के टाइम पे किया था। वारेन हेस्टिंग के समय पे चार्ल्स विल्सन नामक एक व्यक्ति ने भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो किसके समय थी, वारेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसके समय हुई थी, वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। क्लियर, समझ में आ रहा है इतने सारे पॉइंट के नहीं। देखो ये सारे पॉइंट आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। इलाहाबाद की संधि क्या होती, कैसी हुई थी, ये सारी चीज़ें हम पहले समझ चुके थे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। इसमें जो नोट्स बनाए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का संकलन किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। जो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट। और बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में हुआ था। और बंगाल जो गजट है इसका प्रकाशन किसने किया था, तो बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र है। कब प्रकाशन हुआ था, 1780 में हुआ था। इसके बाद कॉर्नवालिस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछता है। एक तो पुलिस व्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं, कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विसेज का जनक किसको कहते हैं, कॉर्नवालिस को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस की मृत्यु आपके यूपी में के गाजीपुर में हो गई थी, यहीं पे इसकी समाधि है। तो ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसकी मृत्यु इंडिया में हो गई थी, कॉर्नवालिस। इसकी समाधि कहाँ पे स्थित है, यूपी के गाजीपुर में समाधि है। ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मृत्यु इंडिया में हुई थी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की समाधि कहाँ पे, कोचीन में। कब डेथ हो गई थी, 1523 में। 1523 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी, इसकी कोचीन में मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गया। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी किसने दिया था, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत अच्छे काम भी किए थे। जैसे न्यायिक क्षेत्र में उसने कहा कि शक्ति का पृथक्करण हो। अब जैसे हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किसमें करते हैं, अनुच्छेद 50 में। बहुत पहले ये बात कॉर्नवालिस ने कहा। उसने कहा कि जो न्यायपालिका की शक्तियों को क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। और कॉर्नवालिस संहिता और रेवेन्यू बोर्ड का निर्माण भी किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। और 1739 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। पुलिस व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं, कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विसेज का जनक कॉर्नवालिस को। स्थायी व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं, कॉर्नवालिस को। इसके अलावा वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किया था। जबकि सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहते हैं, सहायक संधि को जन्मदाता डुप्ले को कहते हैं। डुप्ले ने पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया था। लेकिन सबसे ज्यादा बार सहायक संधि का प्रयोग किसने किया, व्यापक रूप से किसने प्रयोग किया था, तो वेलेजली ने। और हैदराबाद आपकी पहली रियासत है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1798 में हैदराबाद ने क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी, हैदराबाद के निजाम थे, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनकिलिच का। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। वो हैदराबाद रियासत को हमने भारत में कैसे विलय किया था, 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। और हैदराबाद ने संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो एक तो हैदराबाद रियासत थी और एक आपकी मुस्लिम लीग थी। इन दोनों ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो उस दिन हमने क्या क्या किया था, एक तो अपने राष्ट्रगान को अपना लिया था। इसके अलावा हमने क्या किया था, हमने अपने राष्ट्रगीत को अपना लिया था। इसके अलावा हमने अपने भारत का जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चुन लिया था। कब किया था, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हो गया। जैसे हमारा हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद ने कब स्वीकार किया था, 1798 में। इसके बाद आपके मैसूर ने कब किया था, 1799 में। तंजौर ने भी 1799 में।
अवध 1801 में। पेशवाओं ने 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी? शहादत खान ने। शहादत खान ने क्या किया था? अवध के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था तो उस टाइम पे शहादत खान का अवध का सूबेदार था। इसी ने क्या किया था? अवध के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। इसी शहादत खान ने नादिर शाह को आक्रमण के लिए बुलाया था और बाद में शहादत खान ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा अवध का अंतिम नवाब कौन बनता है? अवध का अंतिम नवाब बनते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ से शामिल होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अलवायु के पुत्र को विरजिस कादर को नवाब घोषित करते हैं। तो आपके वाजिद अली शाह क्या होते हैं? अवध के अंतिम नवाब होते हैं। अवध को हड़पा कब था? अवध को हमने 1856 में हड़प लिया था। 1856 में राज हड़प नीति के आधार पर एक आउटरम की रिपोर्ट आई थी। आउटरम में रिपोर्ट में कहा गया था कि अवध में बहुत ज्यादा कुशासन है। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? 1801 में। 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अवध के कौन से नवाब थे जिन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। इन्होंने क्या किया था? बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। क्लियर? इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? देखो ये सारे पॉइंट आपको लर्न ही करने पड़ेंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। आईएएस सिविल सैनिक की ट्रेनिंग हुई कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और 1799 में क्या हुआ था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये सब किसके समय पे हो रहे हैं? बेले जली के। तो आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए। कल की क्लास में इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं।